दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालिया तनाजुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और दीगर मरकजी वुज़रा मौजूद हैं। वाज़ेह है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 18 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस का नुकसान हो रहा है, वहीं दीगर ममालिक का भी काफी नुकसान हो चुका है। साथ ही इस जंग से दीगर मुल्कों की माशी सूरत हाल पर भी असर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमत बढ़ने का अंदेशा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बयान रिकॉर्ड करने के लिए आज मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मलाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंची। साइबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन जाधव देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पहुंचे। वाज़ेह है कि मामला 1 साल पहले का है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक उसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले कर दिए थे। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया और देवेंद्र फडणवीस का बयान रिकॉर्ड करने वाले पुलिस एहलकारों पर संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कुछ लोग और सियासी जमातें खुद को कानून से बालातर क्यों समझते हैं। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने महाराष्ट्र के कई वुज़रा और लीडरों को उनके मुबैना स्कैंडल के हवाले से तलब किया था। कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, ये तमाशा क्यों हो रहा है। और वहीं थाने में बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। देवेंद्र फडणवीस को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ बीजेपी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और कागजात को नजर आतिश किया, नारे लगाए। और महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के सरकारी बंगले पर मुंबई पुलिस के पहुंचने के बाद उनके हामी और दीगर बीजेपी लीडरान भी बंगले पर पहुंचे। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने बीजेपी उत्तर मोर्चे के महाराष्ट्र सदर संजय पाटे और महाराष्ट्र नायब सदर कृपा शंकर से खास बातचीत की। महाराष्ट्र पुलिस ट्रांसफर करप्शन मामले में आज साइबर की जो यूनिट है मुंबई पुलिस की, वो देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं उनके बंगले पर पहुंच चुकी है। लेकिन साइबर यूनिट के पहुंचने के पहले ही बीजेपी के कई आला नेता देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर पहुंचे, जिनमें कृपा शंकर सिंह जो उत्तर भारतीय नेता के रूप में जानते हैं, संजय पांडे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कृपा शंकर सिंह जी के तरफ से एक पोस्टर भी लगाया गया है कि देवेंद्र फडणवीस जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। मलबार के कई जगहों पर हमने देखा कई और नेता जिनमें विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर नितेश राणे तक पहुंचे हैं। सबसे पहले कृपा जी बात करें। कृपा जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, साइबर यूनिट की तरफ से जो नोटिस दी गई उसमें साफ साफ लिखा गया कि इन्हें कई बार नोटिस भेजी गई, इनकी तरफ से जवाब नहीं आया। इनकी तरफ से एक बार लिफाफा भेजा गया, उसमें ये कहा गया कि ये जल्द जवाब देंगे, फिर भी जवाब नहीं गया। अब साइबर यूनिट की टीम सीधे यहाँ पर पहुंची है। मुझे लगता है एक तो महाराष्ट्र का अधिवेशन, बजट अधिवेशन चल रहा है। ऐसे समय पे 4 दिन पहले विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक विषय पे लोगों के ध्यान आकर्षित किया, विधानसभा में सरकार के ध्यान आकर्षित किया। उसमें उन्होंने बम विस्फोट से संबंधित अंडरवर्ल्ड के लोगों के कनेक्शन आए, उसका पिन ड्राइव दिया, उसकी जांच करने के लिए कहा। और जांच जो है, जांच चली रही थी, सीबीआई जांच कर ही रही थी, तो इस ढंग का नोटिस भेजना मुझे लगता है ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि वो जो 4 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने विषय को ध्यान आकर्षित किया था, इस विषय को सदन के सामने रखा था, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही क्या, ऐसा प्रश्न हो रहा है। क्योंकि इसके पहले तो नहीं हुआ, 6 महीने पेपर पड़ा था, आज ही क्यों? और अधिवेशन चल रहा है, विरोधी पक्ष नेता है। राजनीतिक द्वेष की भावना दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये प्रश्न तो है हमारे मन में, हमारे नहीं, सबके मन में है। संजय पांडे जी बातचीत कर। संजय जी, इसी मामले को लेकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से खुद केंद्रीय गृह सचिव मंत्री को इस बारे में डॉक्यूमेंट थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड किए थे। पूर्व पुलिस कमिश्नर प्रवीण सिंह से भी पूछताछ की गई थी। अब उसी इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से पूरा मामला अब विपक्ष के नेता के गिरबान तक पहुँच चुका है? मेरा सवाल महाविकास आघाड़ी सरकार से एक है कि इस महाराष्ट्र में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब प्रगतिशील महाराष्ट्र का आज
उनकी महिमा मतलब महाराष्ट्र की इमेज को इन्होंने धक्का पहुंचाया है। मैं बोल रहा हूं कि जो माहिती सरकार को माननीय देवेंद्र जी ने दी थी उसके ऊपर एक्ट न करके आप जिन्होंने मतलब जो विसिल ब्लोअर है, जो आपको सब माहिती दे रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे नहीं पूरे महाराष्ट्र में और हर किसी को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लग रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक का जो संबंध माननीय देवेंद्र जी ने उघड़ में लाया था, जिसके ऊपर उजागर किया था, और उसी वजह से ये नोटिस उनको दिया गया है ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी सरकार को कि एक अकेला देवेंद्र सब पर भारी है। आप ऐसी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महाविकास आघाड़ी सरकार को उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। संजय पांडे जी जो महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो बता रहे थे कि साइबर यूनिट की टीम अंदर पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 जो अधिकारी हैं, जिनमें एक एसीपी नितिन यादव साइबर यूनिट के हैं, वो शामिल हैं, और जो भी सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, उन सवालों के जवाब जो सहयोग दिया जाएगा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। कैमरा अविनाश लोने के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। कानपुर की सीसामऊ असेंबली सीट उत्तर प्रदेश की मकबूल असेंबली सीटों में से एक है। यहां मुल्क के वजीर दाखिला से लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी तक ने इंतखाबी मुहिम के लिए रोड शो किए, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी ने यहां से चौथी बार अपनी जीत दर्ज करवाई और बीजेपी के रियासती नायब सदर और मौजूदा एमएलसी को शिकस्त दी। कामयाबी के बाद हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनसे खास बातचीत की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जो सुर्खियों में बनी रही, सुर्खियों में इसलिए रही कि इस सीट पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, तो वहीं ओवैसी ने यहां सभा की और सीसामऊ विधानसभा के मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी को निशाना भी बनाया था। लेकिन जिस तरह से चौथी बार एक बार फिर से इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की है, आखिर जानते हैं इसका राज क्या है। इरफान जी, क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े लोग आपकी विधानसभा सीट पर आए, उसके बावजूद आपको छू भी नहीं पा रहे हैं? अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस मेरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे पैदा करा है। उसके बाद मेरी सीसामऊ विधानसभा की जनता, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आज इस मुकाम पे पहुँचाया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह देश के गृह मंत्री हों, सोनिया गांधी जी की पुत्री प्रियंका गांधी जी हों, ओवैसी साहब हों, सभी आए और इस विधानसभा को उस मालिक का एहसान हिला भी नहीं पाए। क्योंकि मेरी विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो सेकुलर सोच के लोग हैं, चाहे वो भगवान राम को मानते हों, चाहे अल्लाह को मानते हों, चाहे वाहिगुरु को मानते हों, चाहे जीसस को मानते हो। और मज़े वाली बात ये है, मैं चाहूँगा भी आप सर्वे करिएगा कि आपकी ये ऐसी विधानसभा है जहाँ सारे मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो दलित बिरादरी के लोग हों, अगले हों, पिछड़े हों, हर बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं और मिलजुल के एक परिवार की तरह रहते हैं। यही मेरी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे हर वर्ग ने प्यार दिया है। अगर आप देखेंगे मेरे जो राउंड हैं, पहले राउंड में जो ऊपर वाले का एहसान है, हमने बरत ली, तो आखिरी राउंड 20वें राउंड तक मेरी बरत कभी कम नहीं हुई। जो विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और यकीन दिलाता हूं आपको भी कि जो इस लहर में और इससे पहले वाली भी लहर में उन्होंने जो मेरा साथ दिया, तो अब बीजेपी की हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा कि अब किसको उतारा जाए। उनका साफ तौर से कहना है कि जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है और वो जनता की सेवा करते रहेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस मजलिस आमला की आज अहम मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि मीटिंग में आने वाले पार्लियामेंट सेशन में किन किन मसाइल पर बहस होनी चाहिए, उस पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट में यूक्रेन में फंसे तलबा, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मसाइल को भी उठाया जाएगा। वाज़ेह है कि शाम 4 बजे AICC दफ्तर में पार्टी के लीडरान का इजलास फिर से मुनक्किद किया जाएगा और इसमें 5 रियासतों में शिकस्त की वजूहात का पता लगाने और पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए गौर ख़ौज़ किया जाएगा। कांग्रेस की बैठक वो खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो सदस्य हैं वो निकल कर जा रहे हैं। के सुरेश आपको इसमें दिख सकते हैं, के सुरेश इसमें जा रहे हैं। मणिकम टैगोर हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद ये जरूर कहा गया लोगों की तरफ से कि आज जो बैठक हुई थी, इस बैठक में संसद में क्या रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा की गई कि संसद की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा की गई। देर शाम एक और बैठक बुलाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। उस बैठक में आगे
किस तरह से जो 5 राज्यों में चुनावी हार हुई है उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आज की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि अभी जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद में कांग्रेस की कार्यनीति होगी, उस पर ही चर्चा होगी। जहाँ तक 5 राज्यों में चुनावी हार हुई है उसको लेकर शाम की बैठक में, आज की अभी जो बैठक है उसमें किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन संकेत जरूर दिए जा रहे थे कि जो बैठक होगी शाम में, उस बैठक में कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सीधे आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं। पंजाब के लोगों का उनको भारी जीत जिताने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का ये जश्न जारी है। आपको बताएं कि अमृतसर से ये तस्वीर हैं जहां आम आदमी पार्टी के वज़ीर-ए-आला के उम्मीदवार चेहरा सीएम का भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और दीगर लीडरान विजय यात्रा में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे हैं। सुबह से ये विजय यात्रा जारी है और इसकी शुरुआत मशहूर गोल्डन टेम्पल से की गई। इसके बाद लीडरान सड़कों पर आवाम के दरमियान आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई हैं। जीत के लिए 59 सीटें दरकार थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद अब जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब में जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इस तरह के रोड शो का इनेकाद कर रही है। और जिस तरह से हमने लगातार देखा था कि भगवंत मान ने कहा था कि वो अपनी जो हलफबर्दारी तकरीब है उसको शहीद भगत सिंह के गांव कड़कड़ में करेंगे। तमाम तर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम तर लीडरान। जिंदगी में मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हमने कई ऐसे बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में लगभग नामुमकिन सा था। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए नीलानाथ के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम एक ऐसे होनहार डांसर से मिले जिसको देखकर मेरे तो होश उड़ गए। भाई वो एक नहीं, दो नहीं, तीन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में माहिर है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी को तो वो समझती ही हैं और उसमें निपुण है ही, लेकिन मोहिनी आट्टम में जब नीला नाथ परफॉर्म करने उतरती हैं उनको देखकर ही हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। आइए पूछते हैं नीला नाथ से कि उन्हें कैसा लगा। नीला, नमस्कारम। Namaste, I'm fine. How did you enjoy yourself and how did you like Byju's Young Genius Season 2? I was little nervous when I entered by seeing the huge stage. All crew was very supportive and they helped me more overcome the tears and it was very unforgettable moment. How was it meeting Geeta Kapoor? I had learned so many things from Geeta ma'am. Ma'am is very kind and down to earth. She had given me advices and I'm sure it was very helpful to me. Tell me, did you tell your guru, your friends? My family, friends and relatives all were very excited after hearing the good news. They were more enthusiastic than me. That's wonderful, Neela. Shine on. Do us proud. Do the country proud. I wish you all the very, very best. Wonderful speaking with you. Thank you.
Thank you. Thank you so much. महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत पर हमले तेज कर दिए हैं। इसको देखते हुए अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी लीडर नीलेश राणे और नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस लीडरों का दावा है कि बीजेपी लीडर नीलेश राणे और नीतीश राणे ने अपने एक बयान में कांग्रेस लीडर शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगाया था। थाना के राष्ट्रवादी के हम सभी कार्यकर्ता आज नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में नीलेश राणे और नीतीश राणे इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, इस तरह का निवेदन लेके आए थे। लगातार कई दिनों से हम सभी के श्रद्धा स्थान माननीय शरद पवार साहब के बारे में जो बरगलाना वो कर रहे हैं, कल तो उन्होंने हद कर दी कि शरद पवार साहब ये दाऊद के हस्तक है, इस प्रकार का विधान उन्होंने किया। उसके खिलाफ उनके ऊपर विविध धाराओं में 120B, 153B, 499, 500, 505(1), 505(1) इन विविध धाराओं पे उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। ये मांग लेके हम लोग आए थे। हमें पुलिस ने आश्वस्त किया है, हमने पेन ड्राइव पे सभी सबूत उनको दिए हैं। इसकी जांच करके शाम तक एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ये आश्वासन हमें पुलिस ने दिया है। गाजियाबाद जिले के हिंदू युवा वाहिनी सदर आयुष त्यागी को इश्तियाल अंगेज बयान देना भारी पड़ गया। आयुष त्यागी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है और ये शिकायत खातून वकील एडवोकेट आरफा समेत दीगर खवातीन ने दायर की है। शिकायत में एक मखसूस कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने और नफरत फैलाने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। थर्सडे को आयुष त्यागी नाम के एक आदमी ने 20-50 लोगों को इकट्ठा करके मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। कहा कि उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों को जाकर बता दो कि मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर उतार दे, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी उसको उतार कर फेंकने का काम करेगी। तो इसके ऊपर देखिए हम लोगों ने एक कंप्लेन शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब से हम लोगों ने ये लिखित दिया और एसएचओ साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि देखिए अगर इस तरीके से अगर मुसलमानों की भावना आहत हुई है तो हम लोग बिल्कुल इस पर आप लोगों के साथ हैं। और उन्होंने हमारी कंप्लेन भी रिसीव की और हमें भरोसा दिलाया कि देखिए इस पर हम लोग जो भी प्रोसीजर है आईटी एक्ट के तहत जो भी प्रोसीजर है हम उसमें हम लोग एफआईआर भी करेंगे और हमारी कंप्लेन भी रिसीव की गई। मामला गाजियाबाद का है, आप लोग यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और जब हम सभी मस्जिदों को टारगेट किया गया, सभी मस्जिदों को कहा गया, सभी मुसलमानों को जिहादी और आतंकवादी कहा गया, तो देखिए ये गाजियाबाद किसी एक जगह का मामला नहीं हो गया, फिर ये सब जगह का मामला है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने ये कंप्लेन दर्ज कराई है। कर्नाटक के चिकमगलुरु में मौजूद दरगाह हजरत दादा हयात मीर कलंदर के उर्स शरीफ को महज एक सरकारी प्रोग्राम के तौर पर बनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत मुकम्मल रसूमात के साथ उर्स बनाने के लिए इंतजामात करे। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यह मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी एक अफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए थे, नहीं हम उर्स के तौर तरीके से ही उर्स मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी हुकूमत में आने के बाद यहाँ पर एक सरकारी प्रोग्राम के जैसा इस उर्स को मनाया जा रहा है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुतालबा करती है जो वहाँ पर आराम फरमा रहे हमारे बुजुर्ग दादा हयात मीर कलंदर, उन्होंने पूरे इंडिया में सबसे पहले कॉफी के बीज को इंट्रोड्यूस किया था। वो कॉफी के बीज को ये कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आज भी अगर आप दादा पहाड़ में जाके देखेंगे, वहाँ के जो प्लांटर्स हैं, वहाँ के जो कॉफी उगाने वाले फार्मर्स हैं, उनकी पहली उगाव में वो कॉफी के कुछ बीज लाकर उनकी मजार शरीफ पर डालने का एक रिवाज आज भी बाकी है। भोपाल जमीयतुल उलमा और मध्य प्रदेश सद्भावना मंच के कारकुनान ने राजधानी भोपाल के कब्रिस्तानों की साफ सफाई के साथ शजकारी मुहिम का आगाज किया है। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच की कोशिश है
कि शब बारात से कब्ल राजधानी के सभी कब्रिस्तानों की साफ सफाई मुकम्मल हो जाए। जिन कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं है वहां पर शजरकारी करके इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। शजरकारी करी तो कहने का मतलब ये है, जमीयत उलमा ने पेड़ लगाए, शजरकारी करी तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तानों के अंदर बाउंड्री वाल नहीं है वहाँ पर आवाम अगर चाहे तो तमाम बाउंड्री के ऊपर शजरकारी कर सकती है और इससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलता है। उसके अंदर पर्यावरण को बचाने में बहुत अहम किरदार है पेड़ों का। दूसरी एक चीज़ ये है कि जहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं तो हदीस पाक के अंदर आया है कि जो पेड़ अगर आपने लगाया और वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर जो फल लगते हैं उसको और कोई खाता है तो उसका सवाब मिलता है। उसके अंदर जो पत्तियाँ होती हैं अगर उसको चिड़िया भी खाती है तो भी आपको सवाब मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किस्म के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर्यावरण के भी फ़ायदे हैं और इस्तेमाल करने के भी फ़ायदे हैं और इससे कब्रिस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ आसानी से हासिल होता है। कब्रिस्तानों में जहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है वहाँ पर बाउंड्री की जगह पर शजरकारी का प्रोग्राम रखा, जिसके तहत तकरीबन 70-80 पेड़ कब्रिस्तान की बाउंड्री के आसपास लगाए गए। सर्जन वार्ड में परिषद और हिमाक्षरा साहित्य परिषद के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में एजाज तकरीब व मुशायरे का इनेकाद किया गया। उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों के साथ नए फनकारों को भी उनकी तख्लीक पर एजाज से सरफराज किया गया। चौधरी निसार मालवी को अबरार नगमी गज़ल सम्मान से सरफराज किया गया। प्रोग्राम में डॉक्टर शीला भगवान, राव सारंग, डॉक्टर जे लक्ष्मी, नन्हे सिंह ठाकुर व दीगर ने शिरकत की। एजाज तकरीब के मौके पर मुनक़दा मुशायरे में शोरा ने अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। फाउंडर प्रेसिडेंट हिमाक्षरा राष्ट्रीय साहित्य परिषद वर्धा महाराष्ट्र रायसेन को बिलोंग करता हूँ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें नवागत कवियों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी रचना पाठ करने का अवसर दिया गया और जो इस्टेब्लिश्ड साहित्यकार हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में अबरार नगमी गज़ल सम्मान चौधरी निसार मालवी विदिशा वालों को प्रदान किया गया है। मेसर्स कोर बिल्डर्स एसोसिएशन क्रिडाई की जानिब से होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 के इफ्तिताही जिला कलेक्टर पुनीत कौर के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में जिले भर के आला अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर पुनीत कौर ने कहा कि जहां अमरावती शहर स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है वहीं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शहरियान को आगे आना चाहिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।